हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीवी इंजीनियरिंग क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटेना यूज फॉर टीवी ट्रांसमीटर पढ़ा था, मींस ट्रांसमीटर एंटेनास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटेना यूज फॉर रिसेप्शन, मींस रिसीवर एंटेनास के बारे में। ओके, सो रिसीवर एंटेनास में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टीवी ट्रांसमिशन होता है वो दो फ्रीक्वेंसी बैंड पे होता है, यूएचएफ और वीएचएफ। तो दोनों ही बैंड्स के लिए हम लोग एंटेनास देखेंगे। दोनों बैंड में अलग अलग टाइप का एंटेना हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कलर टीवी के लिए जो रहता है, ये जो एंटेनास हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली यूज़ होता है मोनोक्रोम टेलीविजन के लिए। तो कलर टेलीविजन के लिए जो हम लोग एंटेना यूज़ करते हैं वो होता है लॉग पीरियोडिक। और क्यों अलग से हम लोग लॉग पीरियोडिक एंटेना यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं टेलीविज़न रिसीवर एंटेना से। जो एक बेसिक एंटेना होता है रिसेप्शन के लिए कि सिग्नल को वो रिसीव करे, तो वो हमारा होता है λ/2 डाइपोल एंटेना, जो कि हम लोग ग्राउंडेड एंटेना, अनग्राउंडेड एंटेना ये सब पढ़े हैं। तो अनग्राउंडेड जो रेजोनेंट λ/2 डाइपोल एंटेना होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो डाइपोल क्या करता है, डाइपोल रिसीव करेगा जो भी ईएम वेव रेडिएट हुआ है ट्रांसमीटर से, और उसको रिसीव करके वो ईएम वेव को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल करंट या सिग्नल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर एंटेना जितना भी सिग्नल रिसीव किया उसको वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल करंट या वोल्टेज में बदला, और वो करंट वोल्टेज रिसीवर तक कैसे जाता है, एक ट्रांसमिशन लाइन की मदद से। तो वो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसको मैच्ड होना चाहिए। मैच मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है उसको लगभग इक्वल होना चाहिए एंटेना के, क्योंकि अगर इम्पीडेंस मिसमैच हो गया तो फिर लॉस हो जाएगा, जो कि हम लोग देखे थे। तो इसीलिए हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन लगाना है। तो वही लिखा है, मैच ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स द एंटेना टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो ये जो रिसीवर हमारा होता है, जो एंटेना होता है, अगर ये हमारा रिसीवर एंटेना है तो ये एंटेना रिसीव किया सिग्नल ईएम वेव, उसको वो करंट या वोल्टेज में बदला, और अगर ये मेरा रिसीवर है टीवी रिसीवर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैच ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे जो कि इसको कनेक्ट करेगा एंटेना और रिसीवर को। ठीक है, अब ये जो ईएम वेव रिसीव होता है एंटेना पे, वो दोनों चीज़ कंटेन करता है, पिक्चर और साउंड दोनों, क्योंकि हम लोग ट्रांसमीटर साइड से कंबाइन करके ही भेज रहे हैं सिग्नल, पिक्चर प्लस साउंड सिग्नल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे रिसीवर जो रिसीव करेगा वो भी पिक्चर प्लस साउंड होगा। ठीक है, रिसीव करने के बाद जब वो रिसीवर में जाएगा उसके बाद फिर पिक्चर को अलग किया जाएगा, साउंड को अलग किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था कि जो अगर बेसिक एंटेना जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है अनग्राउंडेड λ/2 डाइपोल एंटेना, और जो भी ईएम वेव रिसीव करते हैं एंटेना वो पिक्चर और साउंड दोनों ही कंटेन करते हैं। एंटेनास फॉर वीएचएफ चैनल्स, हम लोग अगर पहले वीएचएफ देखें तो उसमें क्या होता है कि अभी हम लोग बोले कि λ/2 डाइपोल एंटेना जो है वो बेसिक एंटेना है। तो ठीक है, अगर मेरा ट्रांसमीटर एंटेना ये है, रिसीवर एंटेना ये है, ठीक है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर हम लोग का डाइपोल एंटेना से काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो रिसीवर एंटेना है वो बहुत दूर है ट्रांसमीटर एंटेना से, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर डाइपोल एंटेना काम नहीं कर पाता है, डाइपोल एंटेना उतने अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएगा। उस केस में हम लोग को एरे चाहिए। एरे मतलब जिसमें कि हम लोग मोर देन वन एंटेना को एक साथ लगाते हैं। ठीक है, तो एरे में क्या होता है, गेन बढ़ जाता है, हम लोग देखे हैं ब्रॉड साइड एरे, एंड फायर एरे। तो वो क्यों यूज़ होता है, गेन बढ़ाने के लिए, फ्रंट टू बैक रेशियो बढ़ जाए उसके लिए। तो अगर हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिसीवर जो है हमारा वो बहुत ही फार लोकेटेड है, तो हम लोगों को एक सिर्फ डाइपोल एंटेना से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को एरे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हम लोग का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कितना चाहिए होता है, 100 to 2000 माइक्रोवोल्ट। ओके, तो सबसे पहले जो एरे एंटेना है, जो बेसिक एरे एंटेना है, वो यागी उदा एंटेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में आता है, और प्रैक्टिकल इसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नॉर्मल टीवी था, जब ये डीटीएच नहीं था, तो देखते होंगे कि लगभग सभी के छत पे ऐसा कुछ एंटेना लगा रहता था इस टाइप का। तो वो क्या था, वो बेसिकली यागी उदा एंटेना ही था, और उसमें मोर देन वन एलिमेंट है, तो ये एरे है। ठीक है, antenna is used with TV transmission for locations within 40 to 60 किलोमीटर from the transmitter। अगर मेरा ट्रांसमीटर यहाँ पे है तो रिसीवर अगर 40 to 60 किलोमीटर के बाद है, तो हम लोग को सिर्फ एक डाइपोल एंटेना से काम नहीं चलेगा, हम लोग को एरे लेना पड़ेगा, और तब हम लोग यागी उदा एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यागी उदा, ये यागी उदा क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये लोग दो साइंटिस्ट मिल करके और इसको बनाए थे, इस एंटेना को, इसीलिए नाम ही पड़ गया इसका यागी उदा एंटेना। ठीक है,
इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है एक फोल्डेड डाइपोल, एक रिफ्लेक्टर और एक डायरेक्टर। ठीक है, तो जब ये तीन एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं उसको बोलेंगे यागी उडा एंटेना। एक फोल्डेड डाइपोल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, फोल्डेड डाइपोल, एक रिफ्लेक्टर होता है, एक डायरेक्टर होता है। अब ये रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ इट्स एरे आर अरेंज्ड कोलिनियरली एंड क्लोज टुगेदर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, जैसे अगर ये मेरा डाइपोल एंटेना है, रिफ्लेक्टर यहाँ लगाएंगे, डायरेक्टर इधर लगाएंगे, तो क्या है, एक लाइन में, एक सीध में लगा हुआ है, इसीलिए उसको बोले कोलिनियरली। और क्लोज टुगेदर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इस एलिमेंट को नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो एंटेना देखते होगी जब पहले, तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है 1-1 मीटर की दूरी पे ये एक एक एलिमेंट था, पास पास लगाया हुआ रहता था। तो यही है कि यागी उडा में हम लोगों को जो एलिमेंट हम लोग रखते हैं एरे में, उसको एक सीध में रखना है और पास में रखना है। ठीक है, अब एरे है तो गेन तो ज़्यादा देगा ही, तो यागी उडा एंटेना लगभग कितना गेन दे रहा है, 7 dB का, एकदम सिंपल वाला जो यागी उडा एंटेना होता है। और इसका जो पैटर्न होता है वो यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मीन्स किसी एक डायरेक्शन में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रेडिएशन पैटर्न किधर है, हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर लोब, जिसमें ज़्यादा पावर होता है। ये रेडिएशन पैटर्न क्या शो करता है कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में ज़्यादा पावर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा पावर इधर है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो नहीं है, इसका मतलब कि ये एंटीना यूनी डायरेक्शनल है, मतलब ये अच्छे से एफिशिएंटली रेडिएट सिर्फ एक डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो इधर से जो भी सिग्नल आएगा वो उसको रिसीव करेगा। ठीक है ना। एक और टर्म है यहाँ पे, फ्रंट टू बैक रेशियो। दिस एंटेना इज हाईली डायरेक्शनल। अब क्योंकि ये एकदम एक डायरेक्शन में कर रहा है तो ये डायरेक्शनल एंटेना हुआ। डायरेक्शनल एंटेना भी हम लोग सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए पहले पढ़े ताकि इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। डायरेक्शनल एंटेना मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ज़्यादा रेडिएट कर रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका रेडिएशन ज़्यादा है, मेजर लॉब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल एंटेना हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है यागी उडा एंटेना इज डायरेक्शनल एंटेना, तो यस ट्रू। और इसका डायरेक्शनल तो होता है, साथ ही साथ फ्रंट टू बैक रेशियो जो होता है FBR, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो हाई होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड कैन बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन फॉर एफिशिएंट पिकअप फ्रॉम एनी पार्टिकुलर स्टेशन। ये स्टेशन मतलब ट्रांसमीटर, एक तरह से कि ट्रांसमीटर जहाँ लगा हुआ है, ऐसे रेडियो स्टेशन होता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करता है, तो उसको बोलते हैं रेडियो स्टेशन। तो वो एक तरह का ट्रांसमीटर हुआ। ओके, सो इसको, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि अभी क्या है, अगर इस डायरेक्शन में मेरा ट्रांसमीटर का जो है EM वेव आ रहा है, तो ये एंटेना को हम इस तरह लगाएंगे, इसका लोब इधर है, मतलब मेजर लोब इधर है, तो ये सिग्नल रिसीव करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरा EM वेव इधर से आ रहा है, मेरा ट्रांसमीटर यहाँ पे था, ये मेरा ट्रांसमीटर था, EM वेव इधर से आ रहा है, तब तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा ये एंटेना, क्योंकि इसका तो मेजर लोब इधर है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस एंटेना को ऐसे करके रोटेट कर देंगे, तो अब मेरा क्या होगा, ये रेडिएशन पैटर्न जो है एंटेना का अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन ऊपर की तरफ है, तो अब ये जो इधर से सिग्नल आ रहा है वो सारा ये एंटेना रिसीव कर लेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, एंटेना को, जैसे ये ऐसे खड़ा हुआ है, एंटेना को हम इधर ऐसे घुमा देंगे, मतलब अपने दिमाग में इमेजिन करो, इसको 90 डिग्री हम लोग घुमा दिए। ठीक है, तो यही लिखा है कि ये जो यागी उडा एंटेना होता है हाईली डायरेक्शनल होता है, इसका गेन भी ज़्यादा होता है, और हम लोग को जिस तरफ गेन चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में हम लोगों को मैक्सिमम गेन चाहिए रिसीव करना है, उस डायरेक्शन में हम इसको ओरिएंट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। अब रही बात FBR की, कि फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है। FBR जो होता है, अगर DB में बात करें तो ये क्या होता है, मैक्सिमम गेन इसका क्या है, इस पॉइंट पे होगा। मान लेते हैं अगर ये एक एक्सिस है, ठीक है, तो मैक्सिमम गेन ये है, अभी बोला गया है कि लगभग 7 dB, तो ये अगर 7 dB है, ये मिनिमम गेन है, और ये 0 होगा, ये एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट है, ये बैक है, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये होता है फ्रंट, रेडिएशन पैटर्न का फ्रंट पोर्शन, और ये पोर्शन जो होता है वो होगा बैक पोर्शन। तो फ्रंट टू बैक मतलब फ्रंट और बैक में कितना डिफरेंस है, मतलब फ्रंट वाले में मैक्सिमम गेन कितना है, 7 dB, और बैक मतलब 0 के इधर, तो ये कुछ मान लेते हैं ये 0.5 dB आएगा, क्योंकि पावर कम है तो कम आएगा। तो फ्रंट टू बैक रेशियो क्या हो जाएगा, फ्रंट वाला 7 dB माइनस बैक वाला। ठीक है, तो ये फ्रंट टू बैक रेशियो हो जाता है। या फिर अगर सिंपल वे में, अगर dB में नहीं है, नॉर्मल वैल्यू में है, तो फ्रंट टू बैक रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, फ्रंट बाय बैक। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे गेन होता 10 और इधर होता गेन 1, तो मेरा फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है, 10/1।
ठीक है, तो dB में माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जब डिवाइड रहता है तो लॉग लेते हैं तो माइनस हो जाता है इसलिए। तो फ्रंट टू बैक रेशियो कुछ नहीं है, ये बस एक तरह का परफॉर्मेंस पैरामीटर है कि मेरा जो एंटीना है उसका डायरेक्शनल जो नेचर है वो कितना है। अगर ज़्यादा डायरेक्शनल होगा तो ज़्यादा फ्रंट टू बैक रेशियो होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डायरेक्शनल होगा तो ये क्या होगा, और ज़्यादा पिन पॉइंटेड होगा ये रेडिएशन। तो अभी एक्सिस पे करेंगे तो ये अगर 7 dB था तो ये और बढ़ जाएगा, तो फ्रंट टू बैक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इतना एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम दे रहे हैं वो बस कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो बना पाओ। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये सब एक एक चीज़ याद रखना है, ये हम हर लेक्चर में बोलते हैं और आज भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट लेते जाओगे, थोड़ा जनरल नॉलेज अलग से लेते जाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और स्लाइड थोड़ा ज़्यादा हैवी बन जाता है ये, तो उसको देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ याद करने वाला नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो हम खुद बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या है कि एक डाइपोल है, एक रिफ्लेक्टर, एक डायरेक्टर। अब रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यही आइडिया है कि हमारे पास यहाँ पे एरे में 3 एलिमेंट रहता है, डाइपोल, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर। ठीक है, और ये जो इमेज है ये λ/10 क्या है, ये 0.55 लैम्डा, ये सब क्लियर हो जाएगा आगे। अभी है एंटीना का लेंथ कैसे निकालते हैं। हम लोग देखें जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराना होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले लैम्डा निकालते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, c/f, मतलब c की जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय f। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन जो λ/2 डायपोल लेते हैं ना, तो जो भी वैल्यू आ रहा है उससे हम लोग लगभग 5 से 6% कम लेते हैं उसका लेंथ। कि मान लो फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे अगर 20 मीटर आ रहा है तो 20 मीटर का 6% जितना होगा उतना कम लेंगे। तो 20 मीटर का 6% कितना होगा, लगभग 1.2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 मीटर लेंथ नहीं लेकर के हम लोग क्या करेंगे, 18.8 मीटर लेंथ लेंगे। ठीक है, अब हुआ एंटीना माउंटिंग। माउंटिंग मतलब माउंट करना, मतलब कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, कैसे प्लेस कर रहे हैं। तो हम लोग ट्रांसमीटर एंटीना में भी ये चीज़ पढ़े थे कि ट्रांसमीटर एंटीना को हम लोग जितना ज़्यादा हाइट पे रख सकते हैं उतना ज़्यादा हाइट पे रखेंगे, लाइक टॉप ऑफ द बिल्डिंग या फिर टॉप ऑफ हिल, ताकि क्या होगा कि उसका इंटरफेरेंस नहीं हो पाए कोई चीज़ से, मल्टीपार्ट ट्रांसमिशन नहीं हो पाए, है ना। और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड रहता है। तो अगर हम ट्रांसमिट हाइट से कर रहे हैं तो रिसीवर भी तो मेरा हाइट पे रहना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, अगर 3rd फ्लोर पे मेरा ट्रांसमीटर है और रिसीवर हम ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं तब तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिसीविंग एंटीना इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट अराउंड 10 मीटर्स फॉर मैक्सिमम पिकअप फ्रॉम द ट्रांसमीटर। अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पिकअप हो ट्रांसमीटर से तो हमको उसको हॉरिजॉन्टली लगाना होगा, क्योंकि मेरा जो वेव वहाँ पे है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड के लिए रिसीवर एंटीना भी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब अभी जो हम लोग ये सब देखिए, ये जो ऐसे लाइन लाइन है ना कि रिफ्लेक्टर है, डाइपोल है, तो ये क्या होता है, ये एक लाइन नहीं होता है, ये एक हॉलो पाइप जैसा होता है। जैसे ये जो हमारे छत पे लगा रहता था उसमें देखते होंगे कि एक ऐसे लाइन नहीं रहता था ना, ये वायर नहीं रहता था, एक हॉलो पाइप की तरह रहता था ये। ठीक है, इसका कुछ मोटाई रहता था, इसका कुछ थिकनेस डायमीटर रहता था। तो वो लगभग कितना होता है, 1/4 इंच से 0.5 इंच, मतलब 0.25 इंच से 0.5 इंच डायमीटर तक का रहता है, एल्युमिनियम पाइप का रहता है। ठीक है, पहले अपने घर पे अगर कोई नहीं देखा होगा तो अपने घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से पूछ सकते हो कि वो कैसा दिखता था एंटीना। तो वो एल्युमिनियम का बना रहता था और वो रॉड टाइप का रहता था जो कि हॉलो रहता था। हॉलो मीन्स अंदर से खाली रहता था। ठीक है, फिर क्या है कि ठीक है हम लोग सारे एलिमेंट को ऐसे ऐसे कोलिनियरली सजा लिए। अब क्या करना है, हमको उसको कनेक्ट तो करना होगा ना। तो डाइपोल एंटीना जो हमारा होता है ना, मान लो ये डाइपोल एंटीना है, तो इसका क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होता है, इस टाइप का कि जो सेंटर है, सेंटर पे मेरा वोल्टेज एकदम जीरो रहेगा मिनिमम, और इधर इधर एंड पे वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहेगा। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये सब तो ओपन एंड है। ठीक है, और ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट जीरो होता है, वोल्टेज हाई रहता है, इसीलिए ये ओपन एंड है, इसीलिए वोल्टेज हाई है। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर पे वोल्टेज एकदम मिनिमम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट सेंटर से करते हैं। ठीक है, ताकि जब भी मेरा कोई सिग्नल आए, अगर यहाँ के सेंटर पे अगर पहले से कुछ एंटीना का वोल्टेज रहता तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता, लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो जीरो है, इसीलिए हम उसको सेंटर से कनेक्ट करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये सब ऐसा नहीं है, ये सब बस जनरल नॉलेज है। और क्या है, while mounting the antenna it should be at least 2 meter away from other antennas and large metal object।
मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रखना है हम लोगों को एटलीस्ट 2 मीटर। क्यों? क्योंकि मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर बहुत पास में बहुत सारा मेटल रखा हुआ है तो फिर वो रिसीव नहीं कर पाएगा एंटेना। इसका एक एग्जांपल है अपना मोबाइल फ़ोन को अगर जो मेटल का जो स्टील का अलमीरा होता है, गोदरेज जो होता है, उसके पास अगर रखे हुए हो या उसके अंदर रख दोगे तो देखोगे कि वो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा, तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग एंटेना माउंट करेंगे हम लोगों को दूसरे एंटेना या जो भी मेटल का अगर कोई चीज़ है तो उससे हम लोगों को उसको दूर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को माउंटिंग करना है। रिसीवर एंटेना कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम लोग अभी देखिए। और इंडोर एंटेना क्या होता है कि जो इंडोर पर्पस के लिए यूज़ होता है, मतलब घर के अंदर। जैसे वाईफाई का राउटर है तो जो राउटर लेते हो उसमें देखोगे कि ब्लैक कलर का छोटा छोटा, हमको लगता है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का उसमें छोटा एंटेना लगा होता है। जो एक छोटा वाला स्केल होता है उससे भी कम, 15 सेंटीमीटर से भी कम समझो, तो वो क्या है, इंडोर पर्पस के लिए एंटेना है। ठीक है, उसको हम लोग छत पे तो नहीं लगाते हैं, राउटर को तो घर के अंदर लगाते हैं, है ना। जो और टाइप का एंटेना होता है फ्रिंज एरिया एंटेना। फ्रिंज एरिया क्या होता है, जहाँ पे सिग्नल लेवल बहुत लो होता है। ठीक है, कभी कभी तुम लोग भी देखोगे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया रहता है कि घर में ही अगर है कि कोई एक पर्टिकुलर रूम है जहाँ पे जाते हैं तो नेटवर्क नहीं आता, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉर्नर है जहाँ पे जाते हैं बस नेटवर्क चला जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रिंज एरिया। वहाँ पे हमारा जो सिग्नल लेवल है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो रिसीवर एंटेना हम लोगों को चाहिए उसका गेन बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, गेन हाई मतलब क्या कि अगर वीक सिग्नल भी आ रहा है तो मेरा एंटेना उसको पिकअप कर लेगा। ठीक है, हाई गेन एंटेना का यही फायदा होता है कि अगर वीक सिग्नल भी है तो भी मेरा रिसीवर एंटेना डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा ये एक वीक सिग्नल है, तो गेन हाई है तो वो उसको पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा हाई गेन एंटेना चाहिए हम लोगों को फ्रिंज एरिया के लिए, तो हम लोग ज़्यादा हाई गेन के लिए क्या करेंगे, यागी एंटेना में ज़्यादा डायरेक्टर लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मेरा फोल्डेड डाइपोल है, ये रिफ्लेक्टर है और ये डायरेक्टर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे कि यागी एंटेना में एक डाइपोल एंटेना होता है, फोल्डेड डाइपोल, एक रिफ्लेक्टर एक डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे कितना डायरेक्टर लगा हुआ है, 3 3 6 7, यहाँ पे टोटल 7 डायरेक्टर लगा हुआ है। क्यों लगा है, क्योंकि ये जो 7 डायरेक्टर है वो क्या करेगा, इसका गेन बढ़ा देगा। तो जब बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा तो इसको हम लोग लो सिग्नल एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रिंज एरिया में। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम लोगों को कोई एंटेना अगर या टावर सेटअप करना है तो फ्रिंज एरिया अगर है, हम लोग देख लेंगे उसको, टेस्ट ये सब का होता है। तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये फ्रिंज एरिया है, यहाँ पे सिग्नल लेवल लो रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये सिर्फ 3 एलिमेंट नहीं लेंगे, उस केस में हम लोग एक से ज़्यादा डायरेक्टर लगाएंगे ताकि जो हमारा एरे है उसका गेन और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर पहले क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्टर हमेशा डाइपोल एंटेना से हम लोग बड़ा रखते हैं, रिफ्लेक्टर का लेंथ। ठीक है, तो अगर मेरा ये डाइपोल एंटेना है तो रिफ्लेक्टर का लेंथ हमेशा डाइपोल के लेंथ से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, लगभग 5%। तो इसका डाइपोल का लेंथ जितना भी है उससे कम से कम भी 5% बड़ा रखना है। 5% से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम जो तुमको रखना है 5% रखना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्टर नाम से ही क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा। तो डाइपोल एंटेना का रेडिएशन हम लोग कैसा देखे थे, डाइपोल एंटेना ये कैसे रेडिएट करेगा, हमारा मान लेते हैं अगर ये एक डाइपोल एंटेना है। ठीक है, ए टाइप पैटर्न, ठीक है ना, ये ए टाइप पैटर्न हुआ। अभी ये डाइपोल एंटेना है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको डायरेक्शनल एंटेना चाहिए। तो अभी डायरेक्शनल एंटेना नहीं हुआ, ये तो दोनों साइड इक्वल रेडिएशन कर रहा है, डायरेक्शनल तो नहीं हुआ, मतलब हमको गेन नहीं मिला, यूनिडायरेक्शनल नहीं हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टर इसमें लगाएंगे। रिफ्लेक्टर को क्या होना चाहिए, डाइपोल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, जो भी पावर इधर से आ रहा है वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करना। तो यहाँ से ये जो रेडिएशन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टर की तरफ जा रहा है, रेडिएशन इधर तक पहुंचेगा और ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, वापस से इन सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब सारा का सारा ये वाला जो लोब का जितना पावर था वो सब रिफ्लेक्ट होकर के और इस साइड आने लगेगा। तो अब क्या होगा, अब मेरा जो डाइपोल एंटेना है उसका लोब कैसा बन जाएगा, जो पैटर्न है वो पैटर्न अब क्या बनेगा, ये डाइपोल एंटेना है, अभी इधर से सब रिफ्लेक्ट हो गया, तो अभी ये वाला लोब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था,
दोनों फ्रंट और बैक दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था रेडिएशन पावर का। अभी क्या हो गया, रिफ्लेक्टर लगाने से क्या हुआ, फ्रंट वाला जितना भी था वो सब रिफ्लेक्ट होकर के इधर साइड बैक साइड ही आ गया। तो मेरा क्या हो गया, बैक साइड में डायरेक्टिविटी बढ़ गया, मतलब गेन बढ़ गया। तो हमको डायरेक्शनल एंटीना मिल गया, गेन बढ़ गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पावर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी क्या हुआ कि हम इस साइड रिफ्लेक्टर लगाए। मान लो कि हमको चाहिए कि नहीं इस साइड नहीं, हमको ऐसा रेडिएशन पैटर्न चाहिए कि इस साइड ज्यादा हो इधर कम हो। ठीक है, तो सेम डाइपोल एंटीना रहेगा, यहाँ पे डाइपोल एंटीना सेम लगा हुआ है, बस इस केस में अभी हम लोग रिफ्लेक्टर कहाँ लगाएंगे, इस साइड। तो बिना रिफ्लेक्टर के डाइपोल एंटीना में इक्वल रेडिएशन पैटर्न था, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाए तो इस साइड जो भी रेडिएशन पैटर्न था पहले वो सब रिफ्लेक्ट हो गया, इस साइड ज्यादा पावर आ गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको भेजता है। तो वो हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग को जिस डायरेक्शन में ज़्यादा डायरेक्टिविटी चाहिए हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टर लगाते हैं। अगर मेरा ये डाइपोल एंटेना है, रिफ्लेक्टर इधर लगा रहे हैं तो मैक्सिमम डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अगर ये डाइपोल एंटेना है, रिफ्लेक्टर इधर लगा रहे हैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्टर इधर से जो भी आएगा रिफ्लेक्ट सबको इस तरफ भेजेगा कि जाओ इधर, मतलब वो अपने से दूर भेजता है सबको। तो इधर क्या होगा, मैक्सिमम डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर जस्ट उल्टा होता है रिफ्लेक्टर का। सबसे पहला चीज तो रिफ्लेक्टर लॉन्गर होता है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डाइपोल का लेंथ है वो इतना है लेकिन रिफ्लेक्टर लंबा है, और डायरेक्टर क्या है, छोटा है और धीरे धीरे और छोटा ही होते जा रहा है। तो जिस तरह से रिफ्लेक्टर को हम लोग 5% लॉन्गर रखते थे उसी तरह से रिफ्लेक्टर को 5% सॉरी डायरेक्टर को 5% छोटा रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, इज डायरेक्टेड एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट मतलब अपने तरफ खींचना, ये रिफ्लेक्टर का ऑपोजिट काम करता है। तो मान लो कि ये मेरे पास डाइपोल है, इसका इक्वल रेडिएशन पैटर्न है। ठीक है, अब हमको रिफ्लेक्टर लगाना है, सॉरी डायरेक्टर लगाना है। तो डायरेक्टर का लेंथ क्या होगा, डाइपोल से छोटा होगा। तो मान लेते हैं हम ये डायरेक्टर लगाए। डायरेक्टर का काम क्या है, अपने तरफ रेडिएशन को खींचना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फ्रंट वाला तो इधर है ही, ये जो बैक वाला है इसको भी अपने तरफ खींचेगा। तो अभी डायरेक्टर लगाने का मेरा पैटर्न कैसा होगा, इधर साइड ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर एक तरह से समझो कि ये मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट इधर रखे हैं तो सारा कुछ इधर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो बैक वाला रेडिएशन है वो भी इसके तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। और फ्रंट वाला भी होगा, फ्रंट वाला भी ज्यादा डायरेक्टर के पास आएगा तो मेरा डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगा, पहले रेडिएशन ऐसा था अब ये और नैरो हो जाएगा। जितना ज्यादा नैरो बीम होगा, मतलब जितना ज्यादा पतला बीम होगा, इसका मतलब है कि उतना ज्यादा डायरेक्टिव एंटेना है, उतना ज्यादा डायरेक्शनल एंटेना है। ठीक है, तो डायरेक्टर का काम क्या है, अपनी तरफ सिग्नल को खींचना। तो अगर डायरेक्टर यहाँ के बदले हम इस साइड लगाते हैं, इस साइड लगाएंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्टर के पास आएगा तो इस डायरेक्शन में डायरेक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो यागी उडा एंटेना है जो हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे थे, इसमें इसमें क्या है हमारा, ये डाइपोल एंटेना है, ये बीच वाला। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर है और ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्टर है। तो अभी इस केस में क्या होगा, डाइपोल एंटेना है, मान लेते हैं इसका नॉर्मल पैटर्न ऐसा है, रिफ्लेक्टर लगाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टर को हम लेफ्ट साइड लगाए हैं, डायरेक्टर को राइट साइड लगाए हैं। तो क्या होगा, रिफ्लेक्टर इधर लगाएं, रिफ्लेक्टर मतलब अपने से दूर भेजेगा। तो रिफ्लेक्टर अगर इधर है तो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन किधर होगा, मेरा जो ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इधर साइड डायरेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्टर क्या करता है, सिग्नल को अपने तरफ खींचेगा, तो वो भी डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन क्या होगा, इसी साइड होगा। तो रिफ्लेक्टर भी जो डायरेक्शन है वो इधर ही दे रहा है, डायरेक्टर भी अपने तरफ ही खींच रहा है। तो दोनों ही कंट्रीब्यूट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इसीलिए ये जो मैक्सिमम जो तुम देख रहे हो ये लो मैक्सिमम पावर वो इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टर भी यही कर रहा है, जो भी पावर इसके रिफ्लेक्टर के पास आ रहा है उसको इस फ्रंट डायरेक्शन में भेज रहा है, और डायरेक्टर भी क्या कर रहा है, अपने तरफ डायरेक्ट कर रहा है सारे रेडिएशन को। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर का यही काम है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या देखे थे, नॉर्मल जो 3 एलिमेंट यागी उडा एंटीना रहता है, डाइपोल, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर का, उसमें हम लोग देखे थे कि FBR 7 रहता है। ठीक है, 7 FBR मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रंट गेन मेरा 7 dB है तो बैक वाला 0 dB है मान लेते हैं।
लेकिन जब हम लोग इतने सारे डायरेक्टर को लगाते हैं तब क्या हो रहा है, मेरा FBR देखो बढ़ गया, दुगना से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 15 dB। मतलब कि पहले वाले केस में ये जो मेरा मैक्सिमम था ये 7 dB था, अभी क्या हो रहा है, मेरा रेडिएशन पैटर्न का जो ये पावर लेवल है वो बढ़ गया, ये 15 dB पहुंच गया, तो गेन बढ़ गया। हम लोग डायरेक्टर बढ़ाए तो गेन बढ़ गया। ठीक है, डायरेक्टर बढ़ाने से क्या होगा, ये भी चाहेगा कि सिग्नल इस तरफ आए, ये डायरेक्टर और अपने तरफ डायरेक्ट करेगा बीम, तो बीम डायरेक्ट करते करते धीरे धीरे हम लोग डायरेक्टर का लेंथ छोटा क्यों करते जा रहे हैं, ताकि मेरा जो बीम है वो एकदम पिन पॉइंट हो जाए डायरेक्शनल। ठीक है ना, तो इसका गेन भी बढ़ जाता है ग्रेटर देन 10 dB और FBR भी बढ़ जाता है। अब इसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि रिफ्लेक्टर्स आर यूजुअली 5% लॉन्गर और इसको स्पेस करते हैं 0.15 टू 0.25 लैम्डा पे, मतलब जो स्पेसिंग होना चाहिए कि रिफ्लेक्टर को कितने दूरी पे रखें डाइपोल के, तो वो लगभग ये होता है। ठीक है, और डायरेक्टर्स आर 4% शॉर्टर देन डाइपोल, ये 5% भी लिखता है कहीं कहीं, 4% भी लिखता है। ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात यह है कि डायरेक्टर छोटा होता है, रिफ्लेक्टर बड़ा होता है डाइपोल से। यागी एंटेना डिज़ाइन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यागी एंटेना डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है कि अगर जो कैलकुलेट करो कि यागी एंटेना एक ऐसा डिज़ाइन करो जिसमें रिफ्लेक्टर कितना लेंथ का लगेगा अगर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करना है तो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसमीटर है, कहीं पे ट्रांसमीटर एंटेना लगा हुआ है, ट्रांसमिट किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, F पे। ठीक है, तो अब हमको यागी एंटेना डिज़ाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे, यागी एंटेना में 3 चीज़ होगा, डाइपोल, हमारा रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल का लेंथ निकालेंगे, क्योंकि मेन जो रेडिएशन है वो तो डाइपोल से ही है। ठीक है, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर को हम लोग पैरासिटिक एलिमेंट भी बोलते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे के ऊपर रहने वाला, जिसका अपना कुछ नहीं हो। तो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर का हम लोग देखिए, उसका अपना कुछ नहीं था, रेडिएशन तो डाइपोल के कारण हो रहा था, वो लोग क्या कर रहा था, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको रेडिएट कर रहा था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेज रहा था, एंटेना को डायरेक्शनल बना रहा था, उसका अपना कुछ एनर्जी नहीं था। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर जो होता है वो पैरासिटिक एलिमेंट होता है, और एक्टिव एलिमेंट क्या होगा यागी में, डाइपोल एंटेना। तो अगर मेरे पास दिया हुआ है कि हाँ इस फ्रीक्वेंसी के लिए हमको रिसीवर एंटेना बनाना है, तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होगा, 143/f, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी है डिवाइड कर देंगे। ध्यान में ये रखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि 3 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल के लिए कितना लेंथ ऑफ डाइपोल होगा, तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि 143/3 कर दिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मेगाहर्ट्ज के लिए, तो पहले इस फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में बदलना होगा, मतलब 3000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, 143/3000। ठीक है, तो इसके बाद जो लेंथ आएगा वो मीटर में लेंथ होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ याद रखना है। तो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होगा, 143/f। सिमिलर वे में रिफ्लेक्टर क्या होगा हमारा, 152/f। हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्टर को 5% जो है वो लॉन्गर रहना चाहिए। ठीक है, तो जब देखोगे तो ये 143 का 5% जब निकालोगे तो इतना ही आएगा कि 143 प्लस 5% ऑफ 143, तो 152 आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर को डाइपोल से बड़ा होना चाहिए। फिर डायरेक्टर, यहाँ फर्स्ट डायरेक्टर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे फ्रिंज एरिया एंटेना में कि हम लोग एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टर भी एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग डायरेक्ट करने के लिए जनरली जो होता है वो डायरेक्टर ही लगाते हैं ज़्यादा। तो फर्स्ट डायरेक्टर का कितना होगा, 137। हम लोग क्या बोले थे कि 4 to 5% जो है डायरेक्टर को छोटा होना चाहिए। तो अगर डाइपोल के लिए हम लोग 143 ले रहे हैं तो उससे 4 to 5% कम लेंगे, 137। ठीक है, तो ये हुआ इजी कैलकुलेशन के लिए कि एग्जाम में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़े, तो ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर रिड्यूसेस प्रोग्रेसिवली बाय 2.5%। मतलब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मतलब जब हम लोग एक से ज़्यादा डायरेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टर 1, फिर डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, ऐसे ऐसे है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, मतलब सब्सिक्वेंटली, ठीक है, एक के बाद एक जो चलते जा रहे हैं, तो डायरेक्टर का लेंथ कम होते जा रहा है। तो वो लेंथ कितना कम करते जाएंगे, 2.5%। मान लेते हैं इसका लेंथ अगर 10 मीटर का है, तो ये वाला जो डायरेक्टर होगा इसका 10 मीटर का 2.5% जितना होगा उतना कम करके करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये 9 मीटर आया, तो ये नेक्स्ट वाला क्या होगा, 9 मीटर का 2.5% जितना होगा उतना माइनस कर देंगे 9 मीटर में, तब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 7.5 मीटर आया,
फिर 7.5 मीटर का 2.5% जितना होगा वो माइनस करके उतना इसका लेंथ रखेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, डायरेक्टर का लेंथ जो है वो कम होते जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेंथ। अब लेंथ तो हम लोग देख लिए कि हाँ डाइपोल इतना बड़ा होगा, रिफ्लेक्टर इतना होगा, डायरेक्टर इतना होगा, लेकिन उसको कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो वो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग देखते हैं कि डाइपोल और रिफ्लेक्टर के बीच में 0.25 लैम्डा का होना चाहिए। हम लोग देखे भी थे कि 0.15 to 0.25 लैम्डा का स्पेस होना चाहिए, तो जनरली हम लोग 0.25 लैम्डा लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो वो किसके इक्वल होगा, 75/f, और डायरेक्टर और डाइपोल के बीच में 0.13, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टर को हम लोग लगाएंगे 0.25 की स्पेसिंग पे, इसको डायरेक्टर को लगाएंगे 0.13 के, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हर डायरेक्टर के बीच में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा, जितना डाइपोल और डायरेक्टर के बीच में था उतना ही, ठीक है। तो ये था हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ यागी उडा एंटीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सजेस्ट करेंगे यही कि तुम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेकर के और उसको अच्छे से, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है ना कि ये डाइपोल एंटीना है, इसका लेंथ कितना है, तो वो तुम लोग खुद से कॉपी में ड्रॉ करो। जैसे इसमें स्पेसिंग दिया हुआ है कि ये डाइपोल और ये डायरेक्टर के बीच में 0.5 मीटर का स्पेसिंग है, डाइपोल और रिफ्लेक्टर के बीच में 1.2 मीटर का स्पेसिंग है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक यागी उडा एंटीना डिज़ाइन करो कि रिफ्लेक्टर को कितने दूरी पे रख रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो कितने दूरी पे रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल हम लोग लेते हैं, हमारा डाइपोल तो फोल्डेड है ना, इस तरीके से फोल्डेड डाइपोल हम लोग ले रहे हैं। फोल्डेड डाइपोल क्यों लेते हैं ये भी हम लोग को पता है। जो सिंपल डाइपोल रहता है उसका 73 समथिंग रहता है ये रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जो होता है, लेकिन फोल्डेड डाइपोल का कितना होता है, 4 टाइम्स हो जाता है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 300 ये हो जाता है, ठीक है। तो 300 क्या हुआ तुम्हारा फ्री स्पेस, जो ट्रांसमिशन लाइन का भी होता है कोएक्सियल केबल का, तो इम्पीडेंस मैचिंग सही होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम वापस से टाइम ये नहीं करेंगे। फोल्डेड डाइपोल है। अब इसका लेंथ क्या है, लेंथ कैसे लेंगे, क्या हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मेजर करते करते इस तरफ घूम करके तब यहाँ पे आएंगे, तो वो लेंथ नहीं होगा। लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, जस्ट ये वाला, ऐसा नहीं कि ये जो आर्म है उसका भी लेंथ लेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है, इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोल्ड एट वन एंड टू द सेंटर ऑफ द फोल्ड एट अदर एंड, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, यागी एंटेना का परफॉर्मेंस अगर हम लोग को देखना है तो उसके लिए क्या क्या हम लोग देखते हैं, इम्पीडेंस क्या है, उसका गेन क्या है, डायरेक्टिविटी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, एफबीआर क्या है। तो एफबीआर हम लोग देख लिए, गेन डायरेक्टिविटी देख लिए, इम्पीडेंस देख लिए कि वो उसका भी इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होता है कि कितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक के लिए वो एंटेना काम करेगा, कि अगर मेरा ट्रांसमिशन 3 की जगह अगर 3.1 गीगाहर्ट्ज भी हो गया तो सेम एंटेना मेरा काम कर सकता है या नहीं। अगर हम कहेंगे कि इस एंटेना का बैंडविड्थ है 2.8 गीगाहर्ट्ज से 3.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि इतना है तो इसका मतलब इसका बैंडविड्थ कितना हो गया, 0.6 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 2.8 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर के 3.4 गीगाहर्ट्ज तक के सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो इस एंटीना का बैंडविड्थ कितना हो गया, तो ये एंटीना 2.9 गीगाहर्ट्ज के भी सिग्नल को रिसीव कर सकता है, 3.2 को भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यागी एंटीना दिखाया हुआ है इसमें यही बोला है कि ये स्केच किया हुआ है वहाँ पे, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है। तो ये हमारा था एक यागी एंटीना, ठीक है। तो अभी मल्टी बैंड एंटीना का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी बैंड मतलब ऐसा एंटीना जो कि एक से ज़्यादा बैंड पे काम करे। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कर रहा था ना, एफ पे, ठीक है। अब मल्टी बैंड मतलब कि वो F1 F2 सब पे काम करेगा, मतलब एक ही एंटीना 2 या 3 फ्रीक्वेंसी पे भी रिसीव कर सकता है सिग्नल को, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करेगा। तो हम लोग को ज़रूरत इसका क्यों पड़ा, क्योंकि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो हमारा VHF बैंड है तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैंड है, तो उसमें लोअर बैंड जो लोअर फ्रीक्वेंसी है VHF बैंड में और जो हाइयर है उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो लोअर VHF बैंड के लिए जो एंटीना हम यूज़ करेंगे वो सेम एंटीना हायर VHF बैंड के लिए नहीं यूज़ हो पाएगा। जैसे हमारा VHF बैंड कहाँ से होता है, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो कितना अंतर हो गया, कहाँ 30, या अगर रुपए के टर्म में समझो तो किसी के पास 30 रुपए और किसी के पास 300 रुपए है, अंतर बहुत हुआ।
हालांकि ये है एक ही VHF बैंड ही है, लेकिन जो इसका लोअर वाला बैंड है उसमें और हायर वाले बैंड में बहुत डिफरेंस है। हायर बैंड तुम्हारा 100 में समथिंग है और लोअर वाला टेंस, कुछ टेंस है। ठीक है, तो जो एंटेना हम लोग 30 मेगाहर्ट्ज के लिए बनाएंगे वो एंटेना 300 मेगाहर्ट्ज के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड बैंड एंटेना बनाना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग बैंडविड्थ देखे थे ना, कि हम लोग अभी जो एग्जांपल लिए थे ये, कि एंटेना जो है अगर 2.8 गीगाहर्ट्ज से 3.4 गीगाहर्ट्ज तक काम कर रहा है तो इसका बैंडविड्थ इतना है। तो अभी मेरे पास VHF बैंड कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो तुम सोचो कि अगर हम लोग चाहेंगे कि एक ही एंटेना इतना वाइड बैंड को कवर करे तो क्या वो पॉसिबल होगा? 270 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल एंटेना में। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इतना ज़्यादा वाइड बैंड एंटेना बनाना। ठीक है, अभी जो रिसर्च होता है एंटेना पे उस पर भी यही है कि लोग रिसर्च करते हैं कि कैसे हम लोग वाइड बैंड एंटेना बनाएं कि अगर वाइड बैंड है तो उसमें हर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो बराबर रहे। ठीक है, तो इसका दो रास्ता है। ठीक है, पहला तो क्या है कि हम लोग इसके लिए अलग एंटेना यूज करें, हायर के लिए अलग एंटेना यूज करें। मतलब जो मेरा सिस्टम रहेगा या जो भी हम बनाएंगे डिवाइस, उसमें दो एंटेना रहेगा, लोअर के लिए अलग, हायर के लिए अलग। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक ही एंटेना ये करें लेकिन वो मल्टी बैंड हो। मतलब एक एंटेना का हम बताए थे, मल्टी बैंड एंटेना भी बताए थे कि ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो 30 से 300, अगर ये F1 जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज है, F2 300 है, तो अभी क्या हुआ, ये वाइड बैंड नहीं हुआ, क्योंकि F1 और F2 के बीच में क्या है, ये वापस से ऊपर चला गया। मतलब ये इतने दूर रिसीव नहीं करेगा, ये रिसीव कहाँ करेगा, थोड़ा सा पोर्शन F1 का फिर F2 का। ये 30 से 300 के बीच में जितना भी जो बैंडविड्थ है उसको कवर नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको वाइड बैंड नहीं बोलेंगे। वाइड बैंड क्या होता कि अगर मेरा एंटेना जो है कुछ इस तरह का होता, ये मेरा ये यहाँ से 30 होता और ये 300 होता। इस केस में क्या है, ये जो डिप है हम लोग बताए थे कि S11 प्लॉट करते हैं अगर, तो ये जो डिप है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे रहेगा -10 dB है ये, उसके नीचे जहाँ रहेगा इसका मतलब कि एंटेना सही काम कर रहा है। तो ये वाइड बैंड होता है। लेकिन मल्टी बैंड में क्या हो रहा है, लोअर पे है, हायर पे है। ठीक है, तो इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, बस इतना सा नैरो बैंडविड्थ ही है, बीच में तो ये कर ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, तो दो एंटेना यूज करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग मल्टी बैंड एंटेना यूज करें। दो एंटेना यूज करेंगे तो जो भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, उसका खर्चा भी बड़ा हो जाएगा। दो एंटेना यूज करेंगे तो उसको जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो भी दो रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइप्लेक्सिंग ऑफ VHF एंटेना। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े थे उसी तरह होता है डाइप्लेक्सिंग, मतलब दो चीज को कंबाइन करना। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग एंटेना है, जो लोअर VHF है उसके लिए अलग एंटेना है, हायर के लिए अलग एंटेना है। ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट पे क्या होगा कि हम लोग को जरूरत होगा कि हम जैसे मान लेते हैं कि ये UHF बैंड 3 के लिए, ये बैंड 1 के लिए, हायर और लोअर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों का जो सिग्नल है उसको एक साथ हम भेजें, तो हम क्या करेंगे, दोनों के सिग्नल को हम लोग कहाँ डालेंगे, डाइप्लेक्सर में। ये डाइप्लेक्सर क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करके उसके बाद कॉमन तरीके से रिसीवर में भेजेगा। जैसे हम लोग ट्रांसमीटर साइड में पिक्चर और साउंड को कंबाइन करते थे कंबाइनर नेटवर्क के साथ, सेम उसी तरीके का ये होता है कि ये क्या करता है कि दो रिसीवर एंटेना जो कि एक लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड का रहता है, एक हायर का, उसको कंबाइन करके डाइप्लेक्सर में देता है। ठीक है, तो ये डाइप्लेक्सर का काम क्या होता है, दोनों एंटेना के सिग्नल को डाइप्लेक्स करना, मतलब कंबाइन करना, लेकिन दोनों को इंटरफेयर नहीं कराना है। मतलब द फिल्टर नेटवर्क या डाइप्लेक्सर नेटवर्क शुड मैच द सिग्नल सोर्सेज टू कॉमन फीडर। कॉमन फीडर मतलब ये कॉमन फीडर, कॉमन लाइन या कॉमन ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हो। ये कॉमन फीडर दोनों के ही सिग्नल सोर्स को देना है एंड आइसोलेट द सिग्नल इन एंटेनास फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो एंटेनास है उसके सिग्नल को एक दूसरे से आइसोलेट भी रखना है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को कंबाइन करने के चक्कर में दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो ये इसका अगर ऐसे सर्किट देखा जाए तो ये है, ये इधर से एक एंटेना से आ रहा है, ये दूसरा एंटेना का सिग्नल है। ये जो नेटवर्क है ये पूरा फिल्टर नेटवर्क है, ये क्या करेगा, दोनों सिग्नल को कंबाइन करके आगे भेजेगा। और ऐसा नेटवर्क ये बना हुआ है कि ये एक दूसरे से इंटरफेयर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो डाई मतलब टू होता है, इसका मतलब जो डाइप्लेक्सर रहेगा वो टू एंटेना से सिग्नल लेगा, उसको कंबाइन करेगा। सिमिलरली ट्राइप्लेक्सर होता है, ट्राइप्लेक्सर क्या करेगा, तीन डिफरेंट एंटेना से सिग्नल लेकर के और उसको जो सिंगल जो फीड है उससे भेजेगा।
ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बोले 2 से ज़्यादा एंटेना लेंगे तो सब चीज़ अलग अलग हो जाएगा, साइज़ भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग करना पड़ेगा तीनों के लिए। तो उसी के लिए हम लोग ये डाईप्लेक्सर या ट्राईप्लेक्सर लेते हैं कि ठीक है, अगर एंटेना कितना भी लगा हो लेकिन उसको हम लोग एक ही साथ भेज देते हैं सिग्नल को। ठीक है, तो ये था डाईप्लेक्सिंग ऑफ VHF एंटेना। तो पहला जो एंटेना था वो था यागी उडा एंटेना। ये दूसरा जो हमारा एंटेना है वो है कोनिकल डाइपोल एंटेना। तो आज की क्लास में हम लोग यागी उडा एंटेना देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोनिकल डाइपोल एंटेना देखेंगे। सो थैंक यू।